डूडू टीवी। रात का वक्त है। रामू अपने गांव वापस जाने के लिए सुनसान रास्ते पर अकेले ही बढ़ता जा रहा है। जंगलवा आधी रातवा लागन लगा हाइडर। हे भगवान, कौन रिक्शा भी नहीं मिल रही, जाए तो जाए हम किधर। तभी रामू को बुलेट पर एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। इस सुनसान रास्ता पर हमको लड़की कहाँ से नजर आ रही है? लागत है दिमाग सटक गया हमरा। अरे नहीं रे, ये तो सच में लड़की है, वो भी बुलेट चला रही है। क्या बात है। वो लड़की रामू के पास आकर रुकती है और रामू से कहती है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मे आई हेल्प यू? हाँ कहा मैडम जी, हेल्प हेल्प माने मदद ना। वो रोज तो हमको गांव से यहाँ का बस या ऑटो रिक्शा मिल जावे था, आज तो नहीं मिल रहा। वो पानापुर गांव से है ना हम। नो प्रॉब्लम, मैं आपके गांव के पास वाले गांव में ही रहती हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। ये सपना है कि हकीकत? हमको तो लागे कहीं खुशी के बारे हम पगला न जाए। मन ही मन रामू गुनगुना रहा होता है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, आज तो हो गया ढिंका चिका ढिंका चिका। ऐसा सोचते हुए रामू लड़की की बुलेट पर बैठता है और वो लड़की उसे उसके गांव छोड़ देती है। अगले दिन रामू अपने दोस्त रमेश और कुछ और दोस्तों के साथ खड़ा होता है। अरे जानत हो कल हमारे साथ क्या हुआ? अभी हम तुमको बता रहे ना, तब भी हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। और कल तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिल में गिटार बज रहा हो। ऐसा क्या हो गया भी तेरे साथ? अरे कल हम जंगल वाले रास्ते पर बस के इंतजार में गांव की तरफ चले आ रहे थे, तब हमको बुलेट पर एक लड़की मिली और वो लड़की हमको रात यहाँ चढ़ कर गई और कसम से देखा जो उको यार दिल में बाजी गिटार। अरे रे बस रे बाबा, कितना फेंकेगा? कौन लड़की इतनी रात में किसी लड़के को ऐसे तुझे अपने गांव छोड़ेगी? मतलब कुछ भी। अरे बाबा, हम कौनो झूठ नहीं बोल रहा है। तुम लोग मानो ना मानो। देख भाई, मेरी बात सुन। ये बात सुनने और समझने में बहुत अजीब लग रही है, तो तू इस चक्कर में मत पड़। अबे तुम सब जलते हो मुझसे। ऐसा कहकर रामू अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से चला जाता है। और अगली रात जब रामू फिर उस सुनसान रास्ते पर होता है, तब उसे फिर वो लड़की मिलती है जो एक कोने पर अपनी बुलेट पर खड़े होकर रो रही होती है। अरे क्या हुआ? आप ऐसे रोका ही रही हो? क्या बताएं, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं पड़ोस के गांव में रहती थी, तो अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ काहे नहीं, आप मेरे घर पर चलिए। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता ना, तब तक आप हमारे ही पास रह लो। पैसे भी हमरे लिए तो ये कौनो लॉटरी से कम थोड़ा है। इतनी खूबसूरत हसीना रहेगी हमारे घर में। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, चलिए। फिर एक बार वो लड़की बुलेट चला रही है, रामू पीछे बैठा है और बुलेट जा रही है गांव की तरफ। अब वो लड़की रामू के साथ उसके घर पर ही रहने लगती है। एक दिन रामू के गांव का हरीश अपने खेत की ओर जा रहा है और रास्ते में, अरे ये क्या? कौन है? कौन मुझे खींच रहा है? मेरा गला मत दबाओ, छोड़ दो मुझे। ऐसा कहकर हरीश वहीं गिर जाता है और मर जाता है। चुड़ैल हंसते हुए बुलेट पर जा रही है। ये तो गया, अब बारी किसी अगले की। गांव वाले जब हरीश की लाश को देखते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। इस घटना को 1-2 दिन बीतते हैं। एक और दिन इसी तरह गांव का एक दुकानदार रामपाल अपनी दुकान में होता है, तभी अचानक उसकी दुकान का शटर खुद गिर जाता है और वो अंदर फंस जाता है। ओए शटर,
ये कैसे गिर गया? अरे खोलो इसे, ये कौन मार रहा है मुझे? ओए ओए क्यों मार रहा है? मैंने क्या किया? कौन है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? रामपाल अपनी दुकान में मर जाता है। एक बार फिर चुड़ैल बुलेट चलाते हुए हंसते हुए जा रही है। बस यूं ही शिकार करती रहूंगी, फिर एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपने सबसे बड़े शिकार को करूंगी। अब ये गांव में रोज की बात हो गई थी। लगभग कोई ना कोई गांव में रोज अपनी जान गंवा रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इधर उस लड़की के रामू के घर पर आने के बाद रामू ने अपने दोस्तों से भी मिलना कम कर दिया था। एक दिन रामू को अपना दोस्त रमेश बाजार में दिखता है। रामू, तू तो आजकल गांव में दिखाई नहीं देता, तू रहता कहाँ है? क्या करूं गांव में आके? वैसे भी तुम लोग तो हमारे से चिढ़ने लगे हो जब से वो खूबसूरत लड़की हमारी जिंदगी में आई है, समझे? वो लोमड़ी वाली स्टोरी सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, तुम सारों का ही वही हिसाब है, समझ रहे हो? रामू, मैंने तेरे दोस्त होने के नाते तुझे पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ कि ये लड़की जब से गांव में आई है कुछ भी ठीक नहीं है। देख, पिछले 15 दिन में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये लड़की तो तेरे घर कुछ दिनों के लिए आई थी, फिर अब जा क्यों नहीं रही है? तू समझ। रामू को रमेश की बात कुछ कुछ समझ में आती है, पर वो लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर उसे वो लड़की नजर आती है जो दुल्हन के लिबास में है। अरे का, आप काहे सजी हो? क्योंकि आज तुम्हारी और मेरी शादी है ना रामू। ये क्या बोल रही हो आप? हमारी शादी माने तुहार और हमार शादी? क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? देखो कितनी तो सुंदर हूँ मैं। एक तो मेरा उच्चा लंबा कद और ऊपर से सोनी भी मैं हद। वो क्या कहते हैं, लग रही हूँ ना एकदम फिल्मी हीरोइन। ऐसा कहकर वो अपना घूंघट उठाती है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल देखकर रामू खुश नहीं होता बल्कि डर जाता है, क्योंकि इस बार चेहरा किसी लड़की का नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल का होता है। देख, हूं ना मैं सुंदर? अब तू और मैं शादी करेंगे, फिर मैं तुझे मार डालूंगी और अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी, और फिर अपनी बुलेट लेकर यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी पीछे से एक आवाज आती है। बचा सकता है इसका दोस्त। मुझे पता था कि तू कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भी कई बार समझाया था, पर ये समझा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुझे समाप्त करूंगा। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। देख, तेरे दोस्त के साथ क्या करती हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल रामू को अपनी शक्तियों से हवा में उठा लेती है और घर के बाहर फेंक देती है। रामू सीधा उसकी बुलेट पर गिरता है, जिससे वो बुलेट अपने स्टैंड से हट जाती है और गिर जाती है। चुड़ैल को एकदम धक्का सा लगता है और थोड़ी देर के लिए वो कमजोर पड़ जाती है। रमेश इस चीज को भांप लेता है कि चुड़ैल की जान उस बुलेट में बसी है। उस बुलेट को खत्म करना मतलब चुड़ैल को खत्म करना। रामू, तुझे तेरा दोस्त बचाएगा, बस तू थोड़ी देर और सहन कर ले। मुझे पता चल गया है कि इसको कैसे खत्म करना है। इधर रामू को चुड़ैल इधर उधर हवा में उठाकर पटक रही थी। इतने में रमेश एक पत्थर से बुलेट की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन तोड़ने की कोशिश करता है। 2-3 बार पत्थर मारने के बाद टंकी का ढक्कन टूट जाता है। रमेश चुड़ैल को दिखाते हुए एक माचिस चलाता है और टंकी के अंदर डाल देता है। इतने में चुड़ैल कुछ समझ नहीं पाती, बुलेट धूं धूं कर जलने लगती है और साथ ही वो चुड़ैल भी जलने लगी थी। इस तरह रमेश ने अपने दोस्त रामू को बचा लिया।
अंधेरी रात है, सब सुनसान है। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। दूर दूर तक बस सन्नाटा है। एक कार चलते चलते अचानक रुक जाती है। अचानक से एक चीख सुनाई देती है और तेज आवाज के साथ कार पेड़ से टकरा जाती है। कार का गेट खुलता है और एक औरत कार के दरवाजे से बाहर निकलती है। इंसानी खून, कितने दिनों बाद एक शिकार किया, मजा आ गया। अभी तो बस शुरुआत है। पुलिस की गाड़ी आकर रजत सरिता के घर के बाहर रुकती है। पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है। रजत आकर गेट खोलता है। ये मोबाइल और पर्स को पहचानते हैं आप? हाँ, ये कहाँ मिला आपको? ये मेरी वाइफ का है, वो नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल में थी। सॉरी, अब वो नहीं रही। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी जान चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही सेफली कार चलाती थी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी, बट ये सच है। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, फिर आप उसे ले सकते हैं। सो सॉरी। पुलिस वहां से चली जाती है। रजत रोने लगता है। रोते रोते रजत कुछ दिन पहले की बात याद करने लगता है। रजत और सरिता खुशी से रहा करते थे। इन दोनों के पड़ोस में एक मंजू नाम की औरत रहती थी, जो बहुत ही शातिर और ईर्ष्यालु थी। वो रजत से शादी करना चाहती थी, पर रजत ने सरिता को पसंद किया और दोनों की शादी हो गई। ये बात मंजू को हजम नहीं हुई। मंजू एक तांत्रिक से मिलकर रजत और सरिता की बसी बसाई जिंदगी उजाड़ने का प्लान बनाती है। बाबा, पैसे जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन कोई ऐसा तरीका बताओ कि रजत और सरिता की जिंदगी पर ऐसा काला साया आए कि उसकी फिर कोई सुबह ही ना हो। ये लो, ये शीशी ले जाकर उस घर के आंगन में तोड़ देना और फिर उसके घर पर काली आत्माओं का साया हो जाएगा, और ऐसा साया जो उसके घर को तबाह किए बिना नहीं जाएगा। मंजू ऐसा ही करती है और किसी बहाने से सरिता और रजत के घर जाकर उस शीशी को उनके आंगन में तोड़कर फिर माफी मांग लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन से उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन सरिता नहाने जाती है और अचानक से चीखते हुए बाहर आती है। रजत, रजत, बचाओ, रजत! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो अंदर बाथरूम में शावर से पानी की जगह खून आ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सरिता? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं देखता हूं। रजत बाथरूम का गेट खोलता है और हक्का बक्का रह जाता है। तुम परेशान मत हो सरिता, ये खून नहीं, शायद लीकेज होगा, मैं ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, पर अंदर ही अंदर दोनों बहुत डरे हुए थे। ऐसी ही कई घटनाएं उनके घर में हुई। कभी पानी की जगह शावर से खून आना, नींबू का काला हो जाना, मंदिर की लाइट बार बार चलना बुझना, और इन बातों से डरते डरते वो लोग कुछ दिन निकालते हैं और आज सरिता की मौत हो जाती है। रजत पास से वापस आज में आता है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि सरिता का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ और बात है। वो सब जो इतने दिन से हमारे साथ हो रहा था और आज सरिता की मौत, ये सब नॉर्मल नहीं था। मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर मेरी सरिता के साथ हुआ क्या। इसी सोच में रात बीतती है।
और सुबह होती है। सुबह फिर पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है। मिस्टर रजत, आपकी वाइफ की डेथ तो एक्सीडेंट से ही हुई है, पर उनकी बॉडी पर कई चोट के, खून के और नाखून के अजीब से निशान हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ तो है जिसे लेकर हमें संदेह है। पुलिस के जाते ही रजत का शक और पक्का हो जाता है। इस मामले में अब एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, और वो है बोरी वाले बाबा। वो ही मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब है क्या। रजत बाबा के पास पहुंचता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। बाबा, मेरा घर उजड़ गया, मेरी सरिता मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा कहते हुए रजत बाबा को पूरी बात बताता है। बेटा, तुझे बहुत पहले ही मेरे पास आना चाहिए था, शायद मैं सरिता को बचा पाता। फिर कोई बात नहीं, तू मुझे तेरे घर ले चल, मैं देखता हूं कि कौन है जो तेरा घर बिगाड़ रही है। बाबा और रजत घर पहुंचते हैं। साया है तेरे घर पर, खतरनाक चुड़ैल का साया, वो साया जो यहां खुद नहीं आया, कोई लेकर आया है बंद करके बोतल में। यही तेरे आसपास रहता है वो। हाँ बाबा, मेरे पड़ोस में मंजू रहती है। वो कुछ दिन पहले आई थी और उसके हाथ से गलती से एक बोतल टूट गई थी। टूटी नहीं थी, तोड़ दी गई थी, ताकि तेरे घर को खत्म कर सके। बुलाता हूं मैं उस चुड़ैल को। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, मेरे हाथ में आ और मुझे पूरा सच बता, वरना ऐसी शक्ति मारूंगा कि भाग जाएगी तू। जाने कहां? हाँ बाबा, आ गई मैं। क्यों बुलाया तूने मुझे? ये जानने के लिए किस मकसद से आई है तू यहाँ और कौन लाया? क्यों बताऊं मैं तुझे ये सारी बात? मत बता और मेरा वार झेल। बाबा चुड़ैल पर अपनी शक्ति से वार करते हैं और चुड़ैल नीचे गिर जाती है। बाबा, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। तेरा शक सही है, और मंजू एक तांत्रिक की मदद से यहाँ छोड़ गई थी मुझे, ताकि इस घर को खत्म कर सकूं मैं। तब सुन, अगर बोरी में बंद नहीं होना चाहती तो जा, और जिसने तुझे यहाँ भेजा है उसे खत्म कर, और फिर कभी लौट कर मत आना। चुड़ैल वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाती है और पहुंच जाती है मंजू के घर। मंजू, आज तू नहीं बचेगी, आज तू मेरे हाथों मरेगी। बचाओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती और मंजू को मार देती है और वहां से भाग जाती है। और रजत अपने घर में सरिता की फोटो पर हार चढ़ा रहा है। सही कहा है किसी ने, कर्मों का फल जरूर मिलता है, और कई बार जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। स्वामी जी, वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। घर जा जाकर प्याज मांगती है और फिर घर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये सब तुम्हारी पिछली गलती से हुआ, वरना वो खत्म हो चुकी होती। जानती हूँ स्वामी जी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर हुई तो तुम और तुम्हारे पति को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस एक बात हमेशा याद रखो कि जिस दिन कोई इंसान उस चुड़ैल के वजन के बराबर प्याज में से तौल देगा, उस दिन वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में अलका और रोहन रहने आए। नए घर में आकर बहुत खुश थे। कुछ महीने बहुत अच्छे भी थे।
लेकिन फिर अलका और रोहन के बीच झगड़ा होने लगा। रोहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि अलका रात भर घर से गायब रहती और सुबह होते ही लौट आती थी। तुम जाती क्या और करती क्या हो, मुझे जानने का पूरा हक है। पति हूं मैं तुम्हारा, और अपनी सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से 15 औरतों की मौत हो चुकी है। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे माफ करना रोहन, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सोसाइटी में हो रही मौतों की पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की बीच अफवाह थी कि सोसाइटी पर अब एक चुड़ैल का साया था। हम तो इस सोसाइटी को छोड़ रहे हैं। ये सोसाइटी अब शापित हो चुकी है, यहां से चले जाना ही बेहतर है। कहते एक औरत हर रात किसी एक घर को चुनती और वहां जाकर प्याज मांगती थी। कौन है? आती हूँ अभी। दीदी थोड़ा प्याज मिलेगा, खत्म हो गया। अभी लाई। प्याज, बहुत सारा प्याज चाहिए। प्याज मिलते ही वह औरत भयानक चुड़ैल बन जाती। क्या पता क्या सच था, लेकिन सोसाइटी की औरतों की मौतें इस बात का सबूत थी कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी और बेरहम भी। इस सब के बीच एक रात अलका काली साड़ी पहनकर जब घर से बाहर निकली तो रोहन भी अलका को बिना बताए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अलका बिल्डिंग के अंधेरे कॉरिडोर में चलती जा रही थी और रोहन उसके पीछे। तो क्या लोगों की बातें सच है? क्या अलका ही वो चुड़ैल है? रहस्यों का सच जानने के लिए रोहन गुमनाम अंधेरे में बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, ये किसकी चीख है? कहीं अलका तो? हड़बड़ाहट में रोहन दौड़ा, लेकिन अंधेरे में पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला किया। वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो बिस्तर पर, सिर पर पट्टी और अलका उसके बगल में। अलका, तुम ठीक तो? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम रात में कॉरिडोर में घायल पड़े थे। डॉक्टर ने कहा है अगर अच्छे से आराम करोगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन कल रात मैंने तुम्हें वहां देखा। क्या कर रही थी तुम वहां? अभी सभी बातें छोड़ो और सिर्फ आराम करो। रोहन आराम करेगा तो मैं अपना अधूरा काम 3 दिन में खत्म कर पाऊंगी। अलका क्या करने वाली थी किसी को नहीं पता था। रोहन अब बिस्तर पर पड़ा था और सोसाइटी के सभी घरों में खौफ था, एक अनजान चुड़ैल का खौफ। जैसे ही रात हुई, अलका ने रोहन को नींद की गोलियां दी और उसके सोते ही अलका घर से बाहर निकली। अंधेरे सुनसान कॉरिडोर में काली साड़ी पहने अलका कहीं खो गई। उस कॉरिडोर से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता था। ऊपर की मंजिल पर कई सालों से कोई नहीं गया था। वो हिस्सा हमेशा बंद ही रहता था। आज की रात इस सोसाइटी के लिए तबाही की रात होगी। बस एक घर से थोड़ा सा और प्याज और फिर कई सारी लाशें। उस भयानक जगह को देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ इतनी सारी लाशें इतने भयानक तरीके से लटकी हुई हैं। लेकिन ये आवाज किसकी थी? इन सब मौतों का सच क्या था?
अलका आगे बढ़ी। तू जो भी है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया। अब वो बिल्कुल अलका के सामने थी। चुड़ैल ने अलका पर एक के बाद एक कई हमले किए। अलका बिल्कुल मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी। मैं तो तुम्हारे लिए प्याज लाई थी। चुड़ैल ने उस तरफ देखा तो वहां 2 बोरियां रखी थी। इतना सारा प्याज। अब मैं इस प्याज से और शक्तिशाली हो जाऊंगी। मेरी तरकीब काम कर गई। अब कोई और मौत नहीं होगी। अलका बुरी तरह घायल थी लेकिन खुश थी। अब वो चुड़ैल भी असली रूप में आ चुकी थी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। पिछले साल बेतहाशा बढ़े प्याज के दामों की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। भूख बहुत जालिम है मेरे दोस्त, इंसान को हैवान बना देती है।